देखो, आप सबको ये तो पता होगा कि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये बस मान लेना कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें मेरे अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, ये सही नहीं है। आपको प्रॉपर अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज करना होगा सो दैट कि हम केमिस्ट्री में मैक्सिमम या ऐसा मैं बोलूँ 100 परसेंटाइल तक ला सकें। और अगर एडवांस में 120 का पेपर है तो कोशिश हो कि 100 नंबर के अराउंड तक केमिस्ट्री में जाया जा सके। इसके लिए कुछ एक प्रॉपर रोड मैप तो चाहिए ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसको स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती है तो मल्टीपल टाइम या तो बैकलॉग्स आ जाते हैं या उस लेवल का कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट में नहीं रह पाता है, या आप ऐसे समझो कि प्रिपरेशन के मिड फेज में जाते जाते एक आपके दिमाग में ऐसा परसेप्शंस क्रिएट हो जाता है कि अरे केमिस्ट्री तो है, याद करना होगा, रटना होगा। मैं इस वीडियो में आपके इस परसेप्शंस को क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि हाँ, याद नहीं करना है। देखो, पहले ये समझो कि केमिस्ट्री अपने आप में 3 सब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेचर डिफरेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री का नेचर डिफरेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेचर डिफरेंट है। अब पहले ये समझो कि इन तीनों सब्जेक्ट में अगर मुझे अच्छे से गॉड लेवल का कॉन्सेप्ट चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में मेरे को कमाल का इंटरेस्ट डेवलप करना है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में मेरे को कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए मैं कॉन्सेप्ट वाइज उसको सॉल्व कर लूं, तो मैं 2-3 ना प्रो टिप्स इसके लिए आपको दे देता हूं। अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हो, एक अच्छा रैंक और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहली चीज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हद तक रिएक्शंस मैकेनिज्म एंड रिएजेंट बेस्ड केमिस्ट्री होती है। अगर हम कॉम्पिटिटिव वे में बात करें तो कॉम्पिटिटिव डोमेन में आपको ये समझना है कि मैं हर रिएजेंट के रोल को फ्रॉम डे 1 से समझूं। अगर मान लो किसी रिएक्शंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आया है या सोडियम बोरोहाइड्राइड आया है, तो इन रिएजेंट के रोल्स क्या हैं, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन माइल्ड है। पीसीसी हमारे पास हो गया, पीडीसी कैन हो गया, या दूसरी तरफ पोटेशियम परमैंगनेट या डाइक्रोमेट हो गए, या नाइट्रिक एसिड्स हो गए, इनके रोल्स कैसे हैं। तो जब आप केमिस्ट्री में, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएजेंट के रोल को समझने लगते हो, टेम्परेचर का क्या रोल है, सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, हीट किस तरीके से वर्क करता है ना, या डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट रिएक्शंस को कैसे ऑपरेट कराते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा डीप क्लैरिटी चाहिए होगी रिएक्शंस मैकेनिज्म के ऊपर, रिएजेंट के ऊपर और फिजिकल कंडीशंस के ऊपर। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत बढ़िया से समझना है और मैकेनिज्म के ऊपर आपको महारत हासिल करनी है अगर आप ऑर्गेनिक अच्छे से बूस्ट करना चाहते हैं तो। अब आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हद तक डेटा और इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया और बहुत सारे ट्रेंड्स को और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का एक परसेप्शंस अपने ब्रेन में क्रिएट कर रखा है कि मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसे चलूं तो ये चीजें ऐसे वैरी करती हैं, तो दिमाग के अंदर ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने के बजाय आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझें। जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री ही है या केमिकल बॉन्डिंग ही है, तो कोशिश आपको करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे करा जाए। क्योंकि मानता हूं मैं ये थ्योरेटिकल पेपर है, बट थ्योरेटिकल पेपर में आप एग्जाम में तो थियरी लिखने वाले नहीं हो ना। जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और क्वेश्चन सॉल्व आपसे तभी होगा पेपर में जब आपने रियल टाइम में एग्जाम से पहले किसी पर्टिकुलर चैप्टर में मल्टीपल क्वेश्चंस लगाए होंगे। तो इनऑर्गेनिक में मेरी आप सबको यही सलाह होगी कि आप थियरी और कॉन्सेप्ट्स को तो सीखे ही सीखें, साथ ही साथ ये भी ध्यान आप रखें कि क्वेश्चन सफिशिएंट नंबर में लगाए गए हों। मैं तो बोलता हूं 200 से कम क्वेश्चन का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 200 से 400 क्वेश्चन तक लगाने की कोशिश करें इनऑर्गेनिक में किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स में, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री एक न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, और आजकल तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी मिला दिया जाता है। तो फिजिकल अच्छे से करने के लिए आपको ऑर्गेनिक भी आनी चाहिए, इनऑर्गेनिक भी आनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मतलब अगर आपने सवाल लगाने स्टार्ट करे हैं तो आज आपसे क्वेश्चन लगने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है और डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सॉल्व करना है। वो वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस दे के एक फॉर्मूला लगा के आंसर्स आ गया, वो जमाना अब चला गया। नीट में कहीं ना कहीं वो अभी भी चलता है, पर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा डिटेल में और डेप्थ में कॉन्फिडेंस लेना होगा। बिकॉज अगर आप कई जेई मेंस के शिफ्ट के भी क्वेश्चंस देखते हो तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें डीप न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल स्टेप्स वाले क्वेश्चंस हैं, और इंटीजर टाइप में आने की वजह से ऑप्शंस नहीं होते हैं।
और एडवांस में तो आपने देखा कितना ही मतलब प्रिडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है, मल्टीपल टाइम ऑर्गेनिक में मोल कॉन्सेप्ट्स लगा देते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान रखनी है कि मेरे को इसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये तो केमिस्ट्री के बारे में बोला। पहली चीज कि ये तीनों सब्जेक्ट के लिए फ्लेवर अलग अलग हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट इसी के अकॉर्डिंग डेवलप करना होगा। अब देखो दूसरी चीज आती है सोर्सेज, राइट। देखो सोर्सेज पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि सोर्स पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा जानना चाहता है कि कौन से बुक्स करने हैं, तो उस पर मेरी डिटेल में वीडियो बनी है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी या यहाँ पे दिख रही होगी, चेक कर लेना। पर मैं ये बोलूँगा कि जो एजुकेटर के क्लास नोट्स होते हैं, जो डीपीपी और शीट्स होते हैं, वही तुम्हारे प्राइम सोर्स हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरी ये बहुत ही फेमस लाइन है, वन गुड एजुकेटर इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। एक अच्छा एजुकेटर 1000 किताबों से बढ़िया होता है। तो आप एक अच्छे एजुकेटर के पास जाएं और उनसे सीखें, क्योंकि देखो इस बदलते हुए ज़माने में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन है। आज के टाइम में अगर आप रेलवे ग्रुप डी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आर्मी हो, फोर्स हो, रेलवे हो, किसी का भी एग्जाम दें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक अच्छा सिस्टम नहीं मिलेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म नहीं मिलेगा और अच्छे मेंटर्स नहीं मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो आपका कंपटीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा लैग रह जाता है। आप थोड़े नंबर से या थोड़े रैंक से चूक जाते हो, जिस लेवल पे तुम्हारा परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक अच्छे सिस्टम में, एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के अंदर पढ़ें, जहां आपके मेंटर ही मोर देन सफिशिएंट हो। आपको कुछ और एक्स्ट्रा लगाने की और करने की ज़रूरत ही ना हो कि मैं कई फॉरेन ऑथर खरीद के लगाता रहूं, इसकी ज़रूरत ही ना हो। आप अगर टू द पॉइंट रहेंगे, अच्छे सिस्टम में पढ़ेंगे, तो चीज़ें अपने आप वो खुलती चली जाती है, मतलब धागे के जैसा खुलता चला जाता है। और जब आप पूरा धागा खोल लेते हो तो सामने आपको दिखाई देता है आईआईटी का द्वार। तो पॉइंट मेरा यही है कि एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में, एक ट्रस्टेड सिस्टम के अंदर, एक एक्सपीरियंस एजुकेटर फ्रेमवर्क में अगर आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपका रैंक आएगा। लास्ट आपको छोटी सी बात और बता देते हैं। देखो नोट्स मेकिंग में मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कई बच्चे आके बोलते हैं सर नोट्स क्यों बनाना है, नोट्स टाइम वेस्टेज है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो आपकी जो एजुकेशनल अपब्रिंगिंग हुई है वो कहीं ना कहीं नोट मेकिंग के ऊपर ही है। आप चाहे केजी से 10th तक अपने आप को देख लो या 12th तक अपने आप को देख लो, आप नोट्स बनाते हैं, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू उसको रिवाइज करते हैं, एग्जाम से पहले उसको समझते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, अपने रफ कॉपी में क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स और थ्योरी को लिखते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है और हम सब की इसी तरीके से हुई है। जब हम आगे जाके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट ला देते हैं कि मेरे को नोट्स नहीं बनाना है या नोट्स बनाने से टाइम वेस्ट होता है, इनफैक्ट तुम अगर कॉलेज के अंदर एमबीबीएस या बीटेक करने जाओगे तो भी तुम्हें नोट्स बनाने होंगे। तब भी तुम्हें तुम्हारे प्रोफेसर्स बहुत सारे नोट्स देंगे जिसको खुद से लिखना होगा, सबमिट करना होगा और खुद के शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने होंगे। सेमेस्टर से पहले वो भी हेल्प करते हैं। तो अभी के टाइम में जब आप कॉम्पिटिटिव डोमेन में प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मस्ट है, आपको नोट्स बनाना है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनना चाहिए। क्लास नोट्स, जिसको शॉर्ट नोट्स भी मैं बोलता हूँ, वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट जो क्लास में बताया गया है, हर एक शॉर्ट नोट्स जो आपके एजुकेटर ने अंडरलाइन करके लिखवाया है, या हर एक स्टार पॉइंट से जो भी जानकारी लिखी गई है, मान लो ट्रांस में एंटी एडिशन कराएंगे तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा, सिस में एंटी एडिशंस कराएंगे तो रेसमिक बनेगा, तो सर ने एक शॉर्टकट लगा दी टैम की कार, TAM ट्रांस एंटी मीजो, सिस एंटी रेसमिक, तो हम इसको बॉक्स बना के लिख लेंगे। या किसी जगह अगर हमें बताया जाता है कि OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिक ऑफ एडिशंस को फॉलो किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन क्लास में बताई जाती है वो प्रॉपर नोट्स में होनी ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स, मेरा ऐसा मानना है, मेरा 13 साल का तजुर्बा ये बोलता है, मल्टीपल टॉप रैंकर्स को पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। इन सारे बच्चों ने बनाया और आपको भी बनानी चाहिए। 100 में से एक आध दो बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा या कुछ और करेंगे तो भी चलेगा, पर 98 स्टूडेंट वो होते हैं जो IIT में जाते हैं प्रॉपर नोट्स के थ्रू। तो अच्छे से क्रिएट करिए। अच्छा,
और इम्पोर्टेंट जानकारी और देंगे। देखो 2027 वाले बच्चों के लिए ना मैंने एक बैच लॉन्च वीडियो लाइव लगाई है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस लाइव वीडियो में ज़रूर आइए आप सब, और 2027 बैचेस को कैसे स्टार्ट करा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को एक प्रॉपर पैनल के साथ, वो मैं उसमें बताऊंगा। 2027 के लिए हमारे बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं, जिसमें से एक निम्बस का लास्ट बैच आपको दिखेगा। ठीक है, उस निम्बस बैच में आप सब आ सकते हो। प्रो लेवल के एजुकेटर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारे लेजेंड एजुकेटर हैं। देखो 2027 के लिए प्रिपरेशंस मुझे लगता है कि अप्रैल मई से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम लास्ट निम्बस तक पहुंचते हैं तो जून महीना कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन होता है। अगर एक बार जून, जुलाई, अगस्त क्रॉस हो जाता है तो फिर 11th बैकलॉग्स क्रिएट करता है। बैकलॉग्स क्रिएट करने ना दें, कोशिश करें बैच को डे 1 से ज्वाइन करें। और केमिस्ट्री को स्टार्ट कैसे करें, इसके लिए जो मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बोलो या प्रो टिप्स बोलो दिए हैं, इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि देखो हार और जीत तो ये प्रिपरेशंस के दो अलग अलग पहलू हैं, बट मेहनत ही ना की जाए ये काम चोरी की निशानी होती है। मेहनत करिए, फल की चिंता ना करें, मेहनत ज़रूर करें। मेहनत में अगर दम होगा और मेहनत में अगर ईमानदारी और सच्चाई होगी, एक डिसिप्लिन और डेडिकेटेड वे में आप मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन अगर आप कामचोर टाइप के हैं, मेहनत करना आपको बहुत बढ़िया नहीं है, हर चीज़ का शॉर्टकट निकालते हैं लाइफ में, तो आज ना कल आपको ये समझ में आएगी कि आपके लिए ठीक नहीं थी। बाकी मेहनत करते रहिए और खूब बढ़िया से मेहनत करिए। मुलाकात आप सबसे होती है। मेरी तरफ से आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, आप सबको आपके एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिस इज योर MK सर प्लस आइकॉनिक एंड VIP एजुकेटर एट अनअकैडमी। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट।